देखिए, लक जरूरी होता है ये कहना गलत होगा, पर लक चाहिए होता है ये आप कह सकती हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पूरा पैटर्न देखें तो कितने लोग कितने निकल के 16 लाख लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और उसमें से करीब 60% के आसपास लोग एपीयर होते हैं। तो एक 8 लाख लोगों में से अगर आप एपीयर कराएंगे तो 8 लाख लोगों में से करीब 10,000 या 12,000 के लोग आसपास मेंस देते हैं और 12,000 लोगों में से करीब 3,000 4,000 के आसपास लोग इंटरव्यू देते हैं और 4,000 में से करीब 1,000 और 1,100 के आसपास जो है वो लोग फाइनली यूपीएससी की लिस्ट में आते हैं। अब ये कहना कि ये जो 1,100 लोग यूपीएससी की लिस्ट में आए हैं, ये जो बाकी 10,000 लोग जो बाहर जिन्होंने मेंस एग्जाम लिखा था उनमें और इनके कैलिबर में कोई बहुत आसमान जमीन आसमान का अंतर है, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस करता है। हो सकता है मेरे मान लीजिए उस समय 1,080 नंबर आए तो मुझे 21वीं रैंक मिली, 1,081 वाले को 22वीं मिली और 1,019वीं वाले को थोड़ा ऊपर निकल गया। तो वो जो एक जो जिसे आप एक अदृश्य शक्ति कहते हैं जो आपको कुछ न कुछ प्रेरणा देती है। कई बार आपने बोर्ड के एग्जाम देखा होगा ना कि आपने जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम के अंदर जाने से पहले ही जो आपने एक पन्ना पलटा वही पेपर में आ गया। दैट डजंट मीन कि आपने मेहनत नहीं करी। आप ये मत सोचिए कि नहीं साहब पूरा पेपर जो मेरा ऐसा हो जाएगा पूरे 100 के 100 नंबर मैंने तुरंत वहीं पढ़ा और वहीं आधे घंटे में मैंने जो पढ़ा वही सारा पेपर में आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक क्वेश्चन जो शायद बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा, बाकी लोग नहीं कर पाए, बाकी लोग नहीं समझ पाए, आपने जस्ट इंस्टेंटली उसको देखा और वो आपको एकदम दिमाग में आपके था आपने कर दिया। दैट इज लक। लक कैन जस्ट बी अ पुश फैक्टर जो आपको वो जो बॉटल लाइन का आप खड़े हुए और आधा झुके हुए हैं सक्सेस की तरफ और पूरा नहीं जा पा रहा है, उसमें जो आखिरी का ढक्का है वो लक हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कि नहीं साहब मैं पूरा लक के सारे जो है वो फिनिश लाइन तक पहुंची हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक, दैट इज नॉट लक। सो हार्ड वर्क, योर परसिस्टेंस एंड जस्ट लिटिल बिट ऑफ लक मत बोलिए इसको, आप भगवान का आशीर्वाद बोलिए, गॉड्स ग्रेस, एंड दैट इज ऑल यू नीड इन लाइफ। आपने बहुत बार सुना होगा ये और कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आप कैसे समझाओ सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त तो नहीं हो सकता। कि सिर्फ किताबी बात नहीं है। जब आप सच बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी होती हैं जो झूठ के साथ नहीं होती। एक इश्क आपके साथ होता है, दूसरा आपके मन में वो विश्वास होता है कि आप जानते हैं कि आप सच बोल रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ कोई व्यक्तिगत कोई या किसी ने आपके साथ से गलत व्यवहार किया हो। एक जगह से आपको हो सकता है निराशा मिल सकती है, दूसरी जगह से निराशा मिल सकती है, लेकिन हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, जो इस भारतवर्ष का जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे विद्वान लोगों ने जो इसकी संरचना की है वो इस तरह की है कि एक मल्टीपल स्टेप्स हैं आपके पास जहां आप अपनी बात को कह सकते हैं। अगर आप जैसे अगर मान लीजिए इस जिले में तहसील में वो काम है, आपके तहसील में काम नहीं हो रहा है तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। अगर मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं तो आप कमिश्नर साहब के पास आ सकते हैं। अगर कमिश्नर साहब की बात नहीं सुन रहे हैं तो आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज को ओपन करते हैं या आप उनके पास आ सकते हैं। तो किसी भी हर एक प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप है, वो इसीलिए है कि कोई एक आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर ना रहकर किसी भी आदमी को, क्योंकि देखिए गलत कई बार ऐसा होता है जीवन में कि इस बात का निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। कई बार चीजें इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती हैं या इस प्रकार से होती हैं या इस प्रकार से हो जाती हैं कि जो आदमी अपनी बात सच कह रहा है उसके पास अपनी बात को साबित करने का कोई बहुत अच्छा तरीका या बहुत अच्छा सबूत या कोई पुख्ता चीज ऐसी नहीं रह पाती है, उसमें समय लगता है। अपनी बात को कहता है, लोग उसमें जांच करते हैं। कल को कोई अगर मान लीजिए दो लोग हमारे पास आते हैं और दोनों लोग अपनी बात कहते हैं, दोनों की बात ही सही लगती है तो उसकी एक जांच कराई जाती है, उसकी एक सत्यता को परखा जाता है और उसके बाद उस पर कोई निर्णय लिया जाता है। उस निर्णय के लेने में जो चीजें सामने आती हैं उन पॉइंट्स पर निर्णय जाता है। हो सकता है कि दूसरी पार्टी या कोई भी एक आदमी
उस निर्णय से संतुष्ट ना हो, सच या झूठ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस निर्णय से संतुष्ट ना हो तो उसको अपनी बात कहने का एक और स्तर होता है, वो अपनी बात ना कह सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई चीज है जहां पर वो सही है और उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको अपने सही फोरम पर जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, पर अपनी लड़ाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने लड़ाई छोड़ दी तो फिर वो आपकी बात वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए उसको लड़ते रहना और अपनी बात को साबित करना, ये हम सबका अपना खुद का दायित्व रहता है और हमें उस दायित्व को हमेशा पूर्ति करनी चाहिए। अगली बार कोई आपको ले आपको दिखे तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, बैकअप इसलिए जरूरी है लाइफ में क्योंकि एक समझदार व्यक्ति या एक समझदार जिसे आप प्लान कहते हैं, वो कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति किसी भी समय पर किसी एक प्लान पर फोकस नहीं करता है। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि हमारा प्लान ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है। और समझदारी इस चीज में है कि आप अपने जो फोकस है वो एक बार पे एक प्लान पर रखें। जैसा अगर हमारा प्लान ये है तो हमें मेहनत इस तरफ करनी है, लेकिन खुदा ना खास्ता भगवान की कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। जैसे कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आप उस दिन बीमार पड़ गए, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आप रोज खाते थे, लेकिन आपको यू गॉट फीवर, यू गॉट लूज मोशन, यू गॉट स्टमक अपसेट, या कुछ ऐसा हो गया आप रास्ते से जा रहे थे, जिस वाहन से जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, या जो आपको जिस वाहन से आपको पहुंचना था उस वाहन समय से पहुंच नहीं पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जीवन में जिनका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, और उससे ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने मेहनत नहीं करी, या अगर आप उस समय पहुंचते तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अब हो गया, यू कैन डू एनीथिंग। मान लीजिए आपका लास्ट टर्म था या लास्ट अटेम्प्ट था या कुछ भी हो गया, ऐसी चीज होगी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, तो जीवन वहां रुक तो जाएगा नहीं, है ना। जैसे कि गोपाल दास जी ने बहुत फेमस कविता में कहा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं रुका करता है। दैट पोएम इज वेरी एप्टली रिटेन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड। आपने एक सपना देखा कि ठीक है अब मुझे यहाँ पहुंचना है, आप वहां नहीं पहुंच पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका मन है, जो मस्तिष्क है, जो आपकी सोच है, वो कोई नया सपना देखना छोड़ देगी। आप वहां नहीं पहुंच पाए, ठीक है, आपने अपना रास्ता वहां का चक्कर क्लोज किया, ताला लगाया और उसमें पहुंच, या तो आपने पहले सोच रखा है कि नहीं साहब अगर ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना, थिएटर में 3 अच्छी पिक्चरें लगती हैं, पीवीआर का आजकल यही फायदा है, आपने किसी 3 अच्छी पिक्चरें लगी, आप पहुंचे, टिकट नहीं मिला, दूसरे का टिकट मिल गया, आपने वो देख लिया। और आप सोच के गए थे नहीं साहब मैं ये ए पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं पाया, बी पिक्चर देख ली, या ये सोच के गए थे भाई ये नहीं देखना है और वापस आ गए। तो जो आपको प्लान करना है वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। बट मेरे विचार से और मेरी पर्सनल लाइफ में बैकअप प्लान होना बहुत आवश्यक है। वो हाथों शायद होने से बचाता है आपको अपने आप। ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ इस बात में इतना कहूँगा आपसे कि इंग्लिश में बहुत फेमस कोट है और मैं चाहूंगा कि जीवन में आप कहीं भी पहुंचे उस कोट को हमेशा याद रखें। और जिस पद पर मैं हूँ या जो जिसके लिए मैं काम करता हूँ वो ये है कि आई मे डिसएग्री विद यू ऑन समथिंग बट आई विल स्टिल सेव द राइट विच गिव्स यू पावर टू स्पीक योर माइंड फ्रीली। हमारे आपस के मतभेद हो सकते हैं पर आपको जो अधिकार दिया है, जो संविधान ने अधिकार दिया है, वो अधिकार है आपको अपनी बात स्वतंत्रता से रहने का, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उस अधिकार की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ या असहमत हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी बात आसानी से कह सके और बिना किसी डर के कह सके, ये सुनिश्चित करना मेरा काम है। मुझे लगता है कि मेरा यही जवाब है कि आप अपनी बात See, communication skills is something which we acquire, and देखिए कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर करने के लिए सबसे जो प्राइमरी चीज होती है वो होती है स्कूल। और मेरे हमारे अभी सभी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें। यूजुअली होता क्या है कि जब हम स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, और आपके साथ नहीं हमारे साथ भी हुआ है, हमसे पढ़ने वाले हमारे पिताजी के साथ भी हुआ है, और आने वाले जब आपके बच्चे हमारे बच्चे आगे पहुंचेंगे उनके साथ भी यही होता क्या है कि जब हम ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है।
जब किसी क्लास में कोई एक दो अच्छे बच्चे होते हैं तो भी हम सभी लोग मिलकर, पूरा स्कूल मिलकर, पूरा क्लास मिलकर, सभी टीचर्स मिलकर और हम सब उसमें शामिल रहते हैं, उस क्लास के हर एक रिप्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं कि अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है अच्छे हैं तो यही जो है वो स्पीच भी बोलेगा, यही जो है वो ड्रामेटिक्स में भी जाएगा, यही जो है एथलेटिक्स में भी जाएगा, यही जो है हमारे सब स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि हमारा मूल उद्देश्य ये है कि एक बच्चा जो ऑलरेडी उस एक्सीलेंसी लेवल पर पहुंच चुका है उसको हम और अच्छा बेहतर करें, लेकिन एक बच्चा जिसके अंदर और एक हिडन टैलेंट है, एक छुपा हुआ टैलेंट है जो केवल झिझक की वजह से बैठा हुआ है, वो जानता है, उसको पता है कि वो उससे अच्छा बोल सकता है, उससे अच्छा कर सकता है, उससे अच्छा भाग सकता है, उससे अच्छा लिख सकता है, उससे अच्छा बोल सकता है, बट उसके अंदर एक झिझक है जिसकी वजह से वो अपनी सीट से उठ नहीं पा रहा है, अपना हाथ नहीं उठा पा रहा है कि नहीं मैडम मैं भी करूंगा, ये सर मैं भी करूंगा। उस बच्चे की प्रतिभा को पहचानना ही टीचर का सबसे मूल काम है कि उसके हाव भाव से, उसके काम से, उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से, उसके पूरे जो हिसाब वो आपके साथ है उसके ओवरऑल असेसमेंट से आप उसे पहचाने और उसको बताएं कि बेटा तुम इस फील्ड में अच्छे कर सकते हो। और अगर आप वो उसको बताएंगे तो आप 100% और टैलेंट निकल के लेके आएंगे। लेकिन बागपत, बेसिकली इन बागपत वी हैव the problem with every city which is which has been developed beside big towns is that our educational infrastructure does not reach that kind of self-sufficiency which we should attain. We have only one big college which is our Jat college. There is no other college of that standard which we should have. So if you will ask me and if I get the chance, I like to get at least few colleges in different areas where you can pursue your dreams. For that you don't have to go to Meerut, you don't have to go to Ghaziabad, you don't have to go to Noida, so that you can save your time and you can stay with your family and do something good. Secondly, this place is having a very good talent in terms of sports and that kind of athletic genetic composer is there in this district. तो एजुकेशन के साथ हम लोगों को एक एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यकता है इस जनपद में, सो दैट कि क्योंकि लाइफ में जब आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे, जब आप थोड़ा सा मान लीजिए आपने नौकरी भी कर ली, नौकरी भी प्राप्त कर ली और एक बहुत सक्सेसफुल जगह पर आप पहुंच गए, फिर उसके बाद का जो कैरियर ग्रोथ है, उसके बाद का जो जीवन का ग्रोथ है, वो दैट कम्स फ्रॉम हाउ यू कैन, अगर आप इसका आप इस तरह फर्ज करिए कि मान लीजिए आपको पूरे 12th आप इस क्लास में 12th पास कर ली, आपको 12th के बहुत अच्छा आता है, मतलब आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस, पर आप पेपर में नहीं लिख पाए, मतलब आपको लिखने की उस कला का ज्ञान नहीं है, या जब आपका वाइवा हो रहा था तो आप बता नहीं पाए। मान लीजिए हमने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने कहा, आपको मन में पता है कि इस प्रश्न का मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं बता नहीं पाया, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। मतलब जो सामने वाला बैठा है उसको तो यही सोचेगा ना कि शायद आपको नहीं आता है। जीवन में भी इसी प्रकार से होता है, आपने बहुत अच्छी नौकरी कर ली, किसी अच्छी जगह पहुंच गए, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के साथ एक टीम में काम नहीं कर सकते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद एक कैरियर का ग्रोथ जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है, आपके जीवन का ग्रोथ जो है वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ हमें अपने लोगों के बीच में एक एजुकेशन प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर का जो एक सामंजस्य वो बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन के आने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज हम लोग टेक्निकली नहीं तो हमारे पास कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है बागपत में, एक मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से हम लोग को स्वीकृत हुआ है, उस आने वाले वर्षों में हमें उसका काम चालू होगा और हम उसमें लोगों को ले पाएंगे। ना ही हमारे पास कोई एक्स्ट्रा और कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ है जिसको हम अपने लोगों को डाइवर्ट कर सकें कि नहीं साहब आप ये कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हमें बागपत में लाने की बहुत आवश्यकता है, और अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं वही ज़्यादा करना चाहूँगा। देखिए ऐसा है कि रिजर्वेशन होना ना होना ये बहुत ही वैचारिक बिंदु है, पर हम सभी लोग, आप, मैं या कोई भी, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी सामान्य जन हो, हम सभी लोग काम करते हैं भारत के संविधान के मुताबिक। और भारत का संविधान इस बात का प्रावधान करता है
कि ऐसे सभी लोगों को जिन्हें जो अपने आप को समाज में या किसी उस प्रकार से जीवन चक्र में या पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में अपने आप को पीछे पाते हैं या रह गए हैं उस दौड़ में, उनको एक बराबरी का अधिकार देने के लिए किस प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है। मूल सिद्धांत संविधान में यही रखा गया था और उसी संविधान के अनुपालन में हम ये सारी चीजें करते हैं। अगर आने वाले भविष्य में जरूरत पड़ती है, आवश्यकता महसूस होती है कि जिस विचारधारा के साथ हमने ये किया था वो विचारधारा का उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिया है, तो कुछ और बात हो सकती है। अगर लगता है कि नहीं, इस बात को जिस विचारधारा के साथ हमने इस चीज का की उत्पत्ति या जिस प्रकार से हमने इसका जेनेसिस किया था, अगर वो हमने नहीं प्राप्त किया है तो एक अलग बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा कुछ बताना या मेरे द्वारा कहना उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। क्यों है क्यों नहीं है, इसका सिंपल आंसर यही है क्योंकि हम सब लोग संविधान के साथ काम करते हैं और संविधान में समय प्रावधान है, इसलिए हम उसका अनुपालन करते हैं। अगर आधुनिक भाषा में प्रयोग करेंगे तो एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्चुअल तरीका बन गया है, लेकिन आप इसको थोड़े से पीछे जाके सोचिएगा कि आज से क्या 10 साल पहले या 15 साल पहले बागपत में जिसमें हम जहाँ बैठे हैं, स्पेशली आपके एरिया में बिनौली क्षेत्र में, शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा, आपके लोग पुराने लोग होंगे, कि शायद कि पानी के बारे में बात करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आज हम बिनौली क्षेत्र स्टेज पर बैठा हुआ है कि अगले 4-5 साल में हम लोग बहुत क्रिटिकली पानी के लिए परेशान होंगे, स्पेशली ये वाला एरिया। तो अवेयर करने के सिर्फ यही तरीके हैं कि अगर आप किसी चीज की महत्वता उनको समझाने में सफल होते हैं कि हमें हमारी क्या महत्वता है उस चीज की, तो आप उनको अवेयर कर पाएंगे। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप लोगों को ये बता सकें, दर्शा सकें, क्योंकि आप एक मतलब 12th में है, 11th में है, तो आपको वो एक जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो आपके पास है थोड़ा बहुत, जिससे आप बता सकते हैं कि साहब पानी जो है वो जमीन के नीचे रहता है। अभी हम लोग जनपद बागपत में हम लोग सेकंड स्टेटा को अपने यूज कर रहे हैं इस समय। सेकंड स्टेटा यूज होने के बाद जनपद बागपत की जो टोपोग्राफी है, जो वाटर टेबल का स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार का है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटा में पानी है, फिर एक लेयर है, सेकंड स्टेटा में पानी है, फिर एक लेयर है, लेकिन ये दूसरे स्टेटा की जो लेयर है ये क्ले लेयर है जनपद बागपत में। मतलब ये ऐसी लेयर है कि जब हम इसको पेनिट्रेट करेंगे उसके बाद जो पानी आएगा वो खारा पानी आएगा। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि साहब पानी का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना है। हमारे जनपद में इतने सारे समरसेबल हैं, उनमें आपको बताना है कि साहब ठीक है, समर आपने लगवा लिया, अच्छी बात है, लेकिन समर का सदुपयोग करिए। जब टंकी भर गई है तो पानी बंद कर दीजिए। भैंस को नहलाने के लिए 2 बाल्टी में काम हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर भर के जो है ट्यूबवेल चलाया जाए और उसको नहलाया जाए। जरूरी नहीं है कि जब हमारे जो नए तरीके, हमारे जो खेती है, जो मुख्य खेती है, उसमें जो नए तरीके आए हैं उनको हम अपना सकें। बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो सके, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं जिनमें हम अपने जो परंपरागत स्रोत हैं उनके इस्तेमाल से और बेहतर काम कर सकते हैं। तो आपको अपनी बात से, बेसिकली अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात से अगर दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर ले जाते हैं। अगर आपने किसी को कन्विंस कर लिया कि नहीं साहब आज तुम सफेद कुर्ते की जगह पीला कुर्ता पहनो, तो आपकी बात को सब अवेयरनेस आपको लानी है कि आप उसको कितनी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अगर आप उससे बहुत हाई फाई शब्दों में बात करेंगे, या मैं इस तरह कहूँ कि अवेयरनेस के बहुत सारे स्केल हैं। अगर आप अपने आपस में दोस्तों में बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और उसका स्तर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मुझे अवेयर करने चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा और स्तर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझसे और किसी और ज्यादा अवेयर आदमी को अवेयर करना चाहेंगे तो आपको स्तर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने गाँव के किसी साथी को अवेयर करना चाहते हैं जिसके लिए पानी सिर्फ ये है कि नहीं सर पानी तो अपना फ्री का है, जमीन में से निकलता है, अपना ट्यूबवेल गाड़ा और कनेक्शन लिया और मोटर स्टार्ट किया और जितना पानी निकालना है निकाला, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो आपको उसके स्तर पर जाकर उसे समझाना पड़ेगा कि नहीं साहब ये पानी हर किसी का है। अगर आप निकाल लोगे तो हमारे पास कम पड़ जाएगा और हम निकाल लेंगे तो आपके पास कम पड़ जाएगा। तो ये हमारे सबकी सामूहिक धरोहर है, एक समाज की धरोहर है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर आप बताएंगे कि सर किस प्रकार से महत्वता है, उसके ना होने से हम किस प्रकार से परेशान होंगे, तो आप जरूर लोगों को अवेयर कर पाएंगे।